वेलकम प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और कल के लिए आप पूरे तरीके से तैयार हो गए होंगे। तो मेरे पास मोस्टली एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अतीत में दबे पांव को हम कैसे करें। ये बहुत ही कठिन चैप्टर है और आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अतीत में दबे पांव एक ऐसा पार्ट है जिसमें काफी कुछ पढ़ने के लिए, और अगर आप पेजेस भी गिनोगे तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पेजेस है वितान में, और इसमें बहुत सारी लॉजिकल चीज हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं कि कुंड की गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, बौद्ध स्तूप कितने ऊंचे चबूतरे पे, सिंधु नदी कितनी दूर बहती है, कितने कुएं मिले, अलाना फलाना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, सबसे मतलब लंबी जो सड़क है उसकी लंबाई कितनी है, वो कितनी बची है, कितनी चौड़ाई है, ईंटों का अनुपात क्या है, पता नहीं। इतने क्वेश्चन है कि 1 मिनट में 50 क्वेश्चन तो मैं ही बोल दूंगा। लेकिन फिर आपने क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह तो केवल एक प्रैक्टिस सेट है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। इसमें आपको 30 से 35 एमसीक्यू मिलेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, ढंग से सुनिए। मैंने इसमें एक वीडियो बनाई है जो 30 मिनट की है लगभग, और वो मैंने जो है लास्ट ईयर बनाई थी, यानी पिछले साल, और बहुत डिटेलिंग वीडियो है। उसमें आपको समरी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो एक तरफ से बनाई है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कोई भी प्रश्न आ जाए, हर चीज उसमें बताई गई है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, आपने बस वो वीडियो देखनी है। ढंग से सुन लीजिए, 28 मिनट की वीडियो है, 28 से 30 मिनट की, और मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी क्वेश्चन उससे ही आएगा। पिछले साल भी उससे ही आया था, चाहे तो आप मैच कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आप एक 10 से 12 मिनट की क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख लेना, बस। आपको कुछ नहीं करना है। इतना डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर तो आपको वो वीडियो देखनी है, और उसके बाद 12 से 13 मिनट की एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, मैं वो भी भेज दूंगा। कोई भी प्रश्न आ जाए, लॉन्ग आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, आप आसानी से कर लोगे। और इस बार सीबीएसई में जो है 10 एमसीक्यू तो आने वाले हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपने बस ये काम करना है, और बाकी ये आपके लिए रिवीजन के लिए। इसमें से भी कोई एमसीक्यू आ सकता है, ये लगभग 35 एमसीक्यू हैं, तो ये तो आप फटाफट देखिए, क्लियर। और बाकी आपने वो वीडियो देखनी है, नहीं तो आप मुझे कमेंट करिए, एक बार आप पढ़ के देखना, फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप अतीत में दबे पांव से कोई भी प्रश्न कर लोगे। उसमें इतने एमसीक्यू हैं, लगभग 100 से 150 एमसीक्यू, और वो केवल एमसीक्यू नहीं है, वो समरी टाइप में ही मैंने बताए। क्लियर है, तो अब हम ये प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए, अतीत में दबे पांव, इस पाठ के लेखक का नाम है ओम थानवी, और यह एक यात्रा वृतांत है। जैसे सिल्वर वेडिंग क्या थी, सिल्वर वेडिंग एक कहानी थी, डन। उसके बाद हमने जूझ पढ़ा। जूझ पाठ एक आत्मकथात्मक उपन्यास था, क्योंकि उसमें लेखक ने अपना वर्णन किया था, अपने विद्यालय वो कैसे जा पाया, कितना उसने स्ट्रगल किया, तो वो एक आत्मकथात्मक उपन्यास था। सिल्वर वेडिंग एक कहानी थी, और ये चैप्टर एक यात्रा वृतांत है, क्योंकि इसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। लेखक कहीं गया था ये सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पर मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो बोलो एक ही बात है। तो वो वहां गया था, तो उसने सब वर्णन किया है। चैप्टर में ज्यादा मोहनजोदड़ो का ही वर्णन है, हड़प्पा का क्यों नहीं किया। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्लियर है, लेकिन हड़प्पा के जो ज्यादातर प्रूफ है ना, जो हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य हैं, वो जब वहां रेल लाइन बिछरी थी ना, तो उसके ज्यादातर प्रूफ मिट गए। इसलिए चैप्टर में हड़प्पा के बारे में तुम ज्यादा नहीं पढ़ोगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ोगे। लेखक ने 90% वर्णन उसका ही है, क्योंकि हड़प्पा के तो ज्यादातर प्रूफ रेल लाइन बिछने के दौरान मिट गए थे। क्लियर हो गया इतना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला, याद रखना, ये आ सकता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य क्यों नहीं मिले, क्योंकि रेल लाइन बिछने के दौरान वो मिट गए थे। ठीक है, तो ज्यादा वर्णन चैप्टर में किसका है, मोहनजोदड़ो का। डन। अब देखो, यह एक यात्रा वृतांत है। इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है। डन। अब देखो, अगला प्रश्न है, पुरातत्व के किस चिन्ह के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ताकत से शासित सभ्यता नहीं थी। आप कैसे कह सकते हो, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ना, वहां से कोई भी हथियार नहीं मिला,
मतलब वहां से कोई ऐसा हथियार नहीं मिला जिसके कारण तुम ये कह सको कि वहां की सभ्यता में बहुत ताकत के बेसिस पे काम चलाया जाता था। नहीं, वो बहुत ही एक अनुशासित सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि वहां से कोई हथियार ही नहीं मिला, ऐसा हथियार जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ताकत से शासित सभ्यता नहीं थी। तो कैसी सभ्यता थी? अनुशासन वाली सभ्यता। डन। तो वहां हथियारों का ना मिलना यह बताता है कि वहां ताकत के बल पर काम नहीं होता था। लेखक सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहता है? यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा गया है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां किनारे पे ही सिंधु नदी बहती थी, दूसरा वहां 700 कुएं मिले, याद रखना 700 कुएं, और स्नान घर भी मिले। स्नान घर वहां एक लाइन में वहां 8 स्नान घर थे, एक लाइन में 8 स्नान घर। ठीक है, तो ये सारे आप कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहने के उपरोक्त सभी। अगला है सिंधु सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला मौखिक रूप में। याद रखना, सिंधु सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला मौखिक रूप में। अजायब घर, अजायब घर कहते हैं म्यूजियम को, वहां एक म्यूजियम भी है। तो अजायब घर में सिंधु सभ्यता का कौन सा प्रूव रखा गया है? काला पड़ गया गेहूं, तांबे कांसे के बर्तन, मुहरें और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये सब चीजें वहां के अजायब घर में रखी हैं। सिंधु घाटी में नदी, मतलब सिंधु सभ्यता में या सिंधु घाटी में निम्न में से किसका प्रमाण नहीं मिला है? तो वहां हथियारों का भी नहीं मिला, नहरों का भी नहीं मिला। नालियां थी वहां किनारे, लेकिन नहरें और हथियारों का नहीं मिला। निम्न में सामूहिक स्नान घर की क्या विशेषता है? सामूहिक स्नान घर जिसमें सब लोग मिलकर नहाते थे, तो उसकी क्या विशेषता है? उपरोक्त सभी। वो 40 फुट लंबा था, उसके तीनों तरफ साधुओं के कमरे थे और पक्की ईंटों से बना था। याद रखना है, ये वहां के सामूहिक स्नान घर की विशेषता है। निम्न में सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? उपरोक्त सभी। एक सुनियोजित नगर भी था, वो बिल्कुल ढंग से बसा हुआ था। वहां जल निकासी की उत्कृष्ट प्रणाली थी, मतलब जो जल, जैसे ना वहां लोग नहाते थे ना स्नान घर में, तो वहां का जो गंदा पानी है वो सब जगह से मिलकर एक हौज में गिरता था। तो वहां के जल के एग्जिट करने की, जो गंदा जल है उसको एग्जिट करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से निकाली गई थी। तो निकासी को एग्जिट कहते हैं। और कृषि व्यवसाय, तो ये तो वो लोग करते ही थे। तो उपरोक्त सभी। पर्यटक मोहनजोदड़ो में क्या क्या देख सकते हैं अगर तुम वहां घूमने जाओगे? तो तीनों चीजें, बौद्ध स्तूप भी, स्नान घर भी और अजायब घर भी। अजायब घर म्यूजियम को कहते हैं। उपरोक्त सभी। लेखक ने प्राचीन लैंडस्केप किसे कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप को। तो मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप मिला है जिसको लेखक ने प्राचीन लैंडस्केप कहा है। कोठार किसके काम में आएगा? तो वहां कोठार होते थे जिसमें अनाज जमा करके रखा जाता था। कोठार में अनाज जमा करके रखा जाता था, जो कर के रूप में प्राप्त अनाज है। कर माने टैक्स। दाढ़ी वाली मूर्ति कहां मिली है? तो दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया है याजक नरेश। याद रखना, वहां एक दाढ़ी वाली मूर्ति भी मिली थी जिसको याजक नरेश कहा गया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति, वहां एक नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली है, उसको दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। याद रखना। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किसकी याद आ गई? राजस्थान की। और राजस्थान के भी कौन से गांव की आई? तो कुलधरा। याद रखना, राजस्थान के कुलधरा गांव की। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? 50,000 से ज्यादा। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा हो गया है? काला पड़ गया है वो। ठीक है, और ये अजायब घर में रखा है, म्यूजियम में। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम है? अली नवाज। ये वहां पे रहता है म्यूजियम के बाहर। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? उसकी सुंदरता, वही उसकी खूबी है। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य को क्या नाम दिया? समाज पोषित। याद रखना, वहां की सभ्यता समाज पोषित थी। समाज पोषित का मतलब है वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे। राज पोषित भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां किसी राजा का धर्म नहीं था। ना धर्म पोषित थी, ना व्यापार पोषित थी। ना वहां राजा का धर्म था, ना किसी पर्टिकुलर धर्म को माना जाता था। तो बेसिकली वो समाज पोषित थी क्योंकि लोग मिलकर रहते थे। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र था? एक सभ्यता का, बहुत अच्छी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 200 हेक्टेयर। याद रखना। भग्न इमारत में कितने खंबे? तो वहां एक भग्न इमारत मिली, इसमें 20 खंबे थे। अगला है डीके हल्का, ये वहां के मोहल्लों का नाम है। तो डीके हल्का वहां एक जगह है जो काशीनाथ दीक्षित के नाम पर रखी गई है। डीके हल्का, काशीनाथ दीक्षित। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क, जो वहां सबसे लंबी सड़क थी ना, वो अब आधी मील बची है। याद रखना, जो मोहनजोदड़ो की सबसे लंबी सड़क थी वो अब आधी मील बची है। और मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। खजूर, अंगूर।
सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसके क्या प्रमाण मिले? सूती कपड़ा, सूती कपड़ा मिला है इसलिए कह सकते हो कि वहां कपास भी होती थी। अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक का नाम मैं बता चुका हूं, ओम थानवी है। डन। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 85,000। याद रखना, मोहनजोदड़ो की आबादी 85,000। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? लगभग 5,000 साल। याद रखना। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 33 फीट, जो अब आधी मील बची है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो ये बढ़ा रहे अजायब घर की, क्योंकि वहां की ज्यादातर चीजें अजायब घर में थी। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान था? बौद्ध स्तूप। वहां पर एक ऊंचा चबूतरा था, उसके ऊपर बौद्ध स्तूप बना था। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर है? याद रखना है आपने, 25 फुट। तो जो बौद्ध स्तूप है ना, वो जो चबूतरा था ना जिसके ऊपर बौद्ध स्तूप है, वो 25 फुट का था। ठीक है, 25 फुट ऊंचा। चबूतरे पर किसके कमरे बने? भिक्षुओं के। याद रखने। राखालदास बनर्जी, जो राखालदास बनर्जी थे वो यहां 1922 में आए थे। राखालदास बनर्जी एक पुरातत्ववेत्ता थे जो पुरानी चीजों पर खोज करते थे, वो 1922 में आए थे वहां। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? लैंडस्केप। याद रखना, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? चंडीगढ़ के। ठीक है, और ग्रिड शैली भी याद रखना है आपने, ग्रिड शैली और चंडीगढ़। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूर बहती थी? लगभग 5 किलोमीटर। याद रखना है। दक्षिण में टूटे फूटे घरों की जमगढ़ बस्ती मानी गई है कामगारों की। कहते हैं कि वहां दक्षिण की तरफ ना टूटे फूटे घर मिले, तो वो वहां काम करने वाले लोगों की बस्ती थी। तो पूरब की बस्ती थी रईसों की बस्ती। याद रखना, जो पूरब की बस्ती थी वो रईसों की बस्ती थी, और जो दक्षिण की बस्ती थी दक्षिण की तरफ वो कामगारों की थी। अगला है, महाकुंड कितने फुट लंबा था? तो महाकुंड 40 फुट लंबा था, 25 फुट चौड़ा था और 7 फुट गहरा था। ये याद रखना, जो वहां महाकुंड है वो 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा था। इसमें मेजरमेंट की बहुत सारी चीजें जो ढंग से पढ़नी पड़ेंगी, बाकी मैंने आपको बता दिया है। आपको वो वीडियो देखनी है 27 मिनट वाली, ठीक है, और वो एक है एमसीक्यू टाइप की वीडियो, लेकिन वो ऐसे एमसीक्यू नहीं है। उसमें आपको ना केवल आंसर मिलेंगे और एक तरफ से प्रॉपर एक्सप्लेन मिलेगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर की छोटी सी 10 मिनट की वीडियो देख लेना, आपका काम खत्म हो गया। डन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स आप कहिए, जल्दी से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।